हेलो स्टूडेंट्स। अगला नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडल सिस्टम्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़े, उसके फ़ायदे भी पढ़े हमने कि मैनेजमेंट को क्या फ़ायदे होते हैं, एम्प्लॉयज़ को क्या फ़ायदे होते हैं या हमारे कंट्री को क्या फ़ायदे होते हैं। हमने हर एक के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से उसके बेनिफिट्स पढ़े, हमने उसकी फंक्शनिंग भी पढ़ी, उसके स्कोप भी पढ़े, ठीक है। और उसके साथ साथ हमने इसके लिमिटेशंस भी किए थे और लिमिटेशंस को रेक्टिफाई कैसे किया जा सकता है, हमने वो चीज़ें भी की। अब बात आती है कि अब अगर हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टडी करना ही है तो उस कॉस्ट अकाउंटिंग को हम स्टडी करते वक्त कौन सी बातों का ध्यान रखें जिससे कि वो एक आइडल होता है अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम बन जाए, ठीक है। तो वो कहता है एक गुड अकाउंटिंग सिस्टम, अगर आपको कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को एक अच्छा अकाउंटिंग सिस्टम बनाना है तो उसके लिए आपको कुछ करेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल करना पड़ेगा। और वो करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं हमारे सब्जेक्टिव और एक होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव होते हैं जो बहुत ही नेसेसरी हैं, मीन जिनको करना ही करना ज़रूरी है, और ऑब्जेक्टिव होते हैं जिन सब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्टिव की हेल्प लेना ज़रूरी होता है, तो उनका भी हमारे उस सिस्टम के अंदर शामिल होना ज़रूरी हो जाता है। तो अब बात करते हैं हम सब्जेक्टिव कौन कौन से हैं। जैसे सिंप्लिसिटी, कॉस्ट अकाउंटिंग में इस तरह के हमें मेथड्स, इस तरह की टेक्निक्स, इस तरह की हमें एनालिसिस या प्रेजेंटेशन करनी चाहिए या कैलकुलेशन इस तरह की करनी चाहिए ताकि वो इतनी सिंपल और इतनी अंडरस्टैंडेबल हो कि उसे हर कोई व्यक्ति सिंपली और ईजिली अंडरस्टैंड कर पाए। दूसरा वो कहता है सुटेबिलिटीज़ टू द बिज़नेस, मीन वो आपके बिज़नेस के लिए सूटेबल होना चाहिए। मीन अगर आप उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द बिज़नेस नेचर है या साइज़ है या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के बेसिस पर आप अगर कुछ भी कॉस्ट अकाउंटिंग में चेंजेस करना चाहते हैं तो आप इजीली उसको एज अ सुटेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग आप अपने बिज़नेस के उसमें चेंजेस कर पाएँ। तीसरा होता है आपका फ्लेक्सिबिलिटीज़। फ्लेक्सिबिलिटीज़ मतलब क्या होती है, जहाँ पर आपकी लोचता है, लोचता मतलब जहाँ पर आप कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं और वो चेंजेस आपके इजीली हो जाएं। चेंजेस का मतलब है अगर आप मान लो उसके किसी मेथड्स में या टेक्निक्स में मीन कुछ भी आप चेंजेस करना चाहते हैं या कोई लार्ज कंसर्न है उसमें आप किसी और तरीके से उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं तो आप उसको ईजिली कर पाएँ। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इसमें आपका फोर्थ पॉइंट होता है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब है कि आपका कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इतना कॉस्टली ना हो जाए आपके करते करते कि आपको उसमें बेनिफिट्स कम, जो मीन आप प्रॉफिट्स कमाना चाहते हो सिस्टम को अडॉप्ट कर कर, वो प्रॉफिट ऐसा ना हो कि उसको अडॉप्ट करने से सारा का सारा ख़त्म हो जाए। तो इसीलिए इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप कि जो आपका एक कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है वो इकोनॉमिकली होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट मिनिमम ऑफिस वर्क, मीन ऐसा ना हो कि आपका पेपर वर्क इतना ज़्यादा बढ़ जाए जिसकी वजह से आपका जो सिस्टम है वो सारा का सारा मीन ऑफिस वर्क में ही उलझ कर रह जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मिनिमम पेपर वर्क में आप अपना काम करेंगे। एंड द लास्ट वन है आपका कंपैरेटिबिलिटीज़, मीन आपका जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है वो कंपेरेबल होना चाहिए। मीन जब आप ट्रेंड्स की बात करते हैं कि 91 में हमारी कॉस्ट इतनी थी, 92 में कॉस्ट बढ़ी है घटी है, 93 में बढ़ी है घटी है, तो आप कंपैरिजन कर पाएँ 91 का 92 से, 92 का 93 से, 93 का 91 से, मीन आपको एक्चुअल सिचुएशन पता चल पाए कि आपका ऐसा करने से कॉस्ट बढ़ी घटी, आपके ऐसा करने से सेल बढ़ी घटी, ऐसा करोगे तो आपका प्रॉफिट घटेगा बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें आपकी उस सिस्टम में पता होनी चाहिए, तब भी वो आपके लिए बेनिफिशियल है। और यही चीज़ें जो है आपकी सब्जेक्टिव मीन इम्पोर्टेंट हैं, ये चीज़ें तो आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में होनी ही होनी चाहिए। अब इस सब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स को हमें ध्यान में रखना है। वो कौन कौन से हैं? पहली चीज़ है प्रॉम्प्ट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन, मीन आपको जहाँ से भी जिस भी सिस्टम से मीन जिस भी डिपार्टमेंट से आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो आपकी प्रॉम्प्ट होनी चाहिए, फास्टली मिलनी चाहिए, वो आपकी रिलायबल होनी चाहिए, वो आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए और एस्टिमेटेड डाटा पर नहीं होनी चाहिए, वो एक्चुअल डाटा पर बेस्ड होनी चाहिए। तभी आपकी जो इंफॉर्मेशंस होंगी वो एक्चुअल होंगी, फैक्ट्स बेस्ड होंगी और ट्रू वर्दी होंगी। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी डिपार्टमेंटलाइजेशंस ऑफ द कॉस्ट को डिपार्टमेंटलाइजेशन कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप सारे डिपार्टमेंट की कॉस्ट को एक ही पर्सन डील करेगा तो वहाँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉस्ट रह जाएगी या कोई कॉस्ट दोबारा डबल टाइम एंट्री हो जाएगी, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम आएंगी। इसकी बजाय अगर आप इसको डिपार्टमेंटल कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोडक्शन हाउस की बात करें तो वहाँ पर अलग अलग होते हैं, रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले अलग होते हैं, लेबर का डिसीजन लेने वाले अलग होते हैं, आपके अदर ओवरहेड का अलग होते हैं। तो हर एक डिपार्टमेंट अगर उनको HR डिपार्टमेंट अलग होता है आपका, ठीक है, और मटेरियल से रिलेटेड अलग होता है,
फाइनेंस से रिलेटेड अलग होता है। तो कहते हैं अगर हर डिपार्टमेंट अपने अपने कॉस्ट को राइट डाउन करता है और उस कॉस्ट को आगे फर्दर कंबाइन कर लिया जाता है तो वो आपके लिए सबसे ईजी रहता है। यूजेस ऑफ फॉर्म्स एंड परफॉर्मास, इन सभी चीज़ों के लिए वेरियस फॉर्म्स आपको तैयार करने चाहिए जो कि प्रॉपर आपके फॉर्मेट बेस्ड होने चाहिए, डिज़ाइंस होनी चाहिए उनके अंदर। मीन कैसे हर एक जैसे मान लो आपका सीरियल नंबर होना चाहिए, डेट होनी चाहिए। जैसे मटेरियल का ही लीजिए कि मटेरियल किस तारीख को इशू किया गया, कितनी क्वांटिटी में किया गया, कौन सी तारीख पर आए हुआ मटेरियल इशू किया गया, किस कॉस्ट पर आपने उस मटेरियल को ख़रीदा था जो इशू किया गया है, कि किस टाइम पर इशू किया गया है, आपका बैच नंबर क्या था, कितने आपका वो स्टॉक कितना क्वांटिटी में था टोटल, उसमें से कितने यूनिट आपने इशू किए हैं, कितने आपके बच गए। वो सारी चीज़ें आपको प्रॉपर एक फॉर्म, एक परफॉर्मे में राइट डाउन करनी चाहिए। और इसीलिए आपको जो परफॉर्मा है वो इस तरह से तैयार करना चाहिए कि उसमें कोई भी कमी ना रह जाए, कोई ओवरलैपिंग ना हो या किसी भी तरह की कोई चूक ना रह जाए। चूक का मतलब कोई चीज़ कोई छूट ना जाए, वो चीज़ आपकी इसके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट फोर्थ है कॉस्ट असर्टेनमेंट्स एंड कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट को असर्टेन करना और कॉस्ट को कंट्रोल करना, मीन कॉस्ट को बताना और कि कितनी कॉस्ट है और कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। वो आपके मेकिंग डिसीजंस में आप आगे पढ़ेंगे कि विच टाइप ऑफ डिसीजंस कितने तरह के होते हैं। वो सारे डिसीजंस आपके सामने आएंगे, वो वन बाय वन आप पढ़ते चले जाएंगे। उसके बाद आपका आता है एफिशिएंट कंट्रोल ऑफ मटेरियल एंड लेबर। आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो एफिशिएंट कंट्रोल भी करती है आपकी मटेरियल और लेबर पर। जो लेबर ज़्यादा मात्रा में मटेरियल का इस्तेमाल करती है, मान लो किसी 1 यूनिट को बनाने में 10 रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं और वही काम एक लेबर 8 में कर रही है, तो आप कोशिश करेंगे कि अगर वो लेबर 8 में कर रही है तो 10 वाली भी 8 में ही करे ताकि 2 यूनिट आपके बच जाएँ। तो इस तरह से काफ़ी सारी जो है वो कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। और इसी तरीके से जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है वो मटेरियल और लेबर पर काफ़ी एफिशिएंट कंट्रोल करता है। उसके बाद है अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए हर एक व्यक्ति को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन कर देनी चाहिए कि उसका काम क्या है, उसकी पावर्स क्या हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, और वो अगर ड्यूटी से नेग्लिजेंस बरतता है तो उसकी क्या पनिशमेंट्स हैं। वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। कॉस्ट अकाउंटिंग्स रोल डिफाइन, मीन कॉस्ट अकाउंट्स में रोल को डिफाइन, क्लियर रोल जो है आपका डिफाइन होना चाहिए कॉस्ट अकाउंट का। जो ओवरलैपिंग है उसको बिल्कुल ही आप अवॉइड कर चलेंगे। बीच में एक पॉइंट आपका शायद मैं स्किप कर गई हूँ, 7th पॉइंट है रिकन्सिलेशंस ऑफ द कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। जो आपका 2 सेट्स ऑफ बुक अकाउंट्स होते हैं, 1 फॉर द कॉस्ट अकाउंट एंड 2nd फॉर द फाइनेंस अकाउंट्स। वो कहते हैं दोनों को रिकन्साइल करना चाहिए, दोनों के प्रॉफिट्स को आपस में चेक करना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए। रिकन्साइल होता है उनकी वेरिफिकेशन करना कि कहीं कोई डबल तो नहीं है। मीन मान लो आपने फाइनेंस अकाउंट में कोई डाटा लिख दिया है लेकिन कॉस्ट में लिखना भूल गए हैं, तो रिकन्साइल मीन्स एक दूसरे से उसको चेक करना, वेरीफाई करना। ये थी भाई आपके जो बेसिक आपने पढ़े थे कैरेक्टरिस्टिक्स एक आइडल सिस्टम के अंदर होने चाहिए, वो आज आपका टॉपिक अब कंप्लीट हो गया है। थैंक यू, ओके, बाय बाय।